Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in the previous lecture we have seen we have learned about different topics of entropy, and we have seen up to the entropy principle and the criteria for the possibilities of the different process. And in this lecture we will talk about temperature entropy diagram. Okay, so let's begin today's lecture. पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोग बहुत सारे इंट्रोपी के बारे में देखा था, इंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में जाना था, रिवर्सिबिलिटी इरिवर्सिबिलिटी की बात की थी इंट्रोपी में, और हीट एडिशन हीट रिजेक्शन के केस में क्या होगा, इंट्रोपी पे क्या इफेक्ट आने वाला है, उस सभी की बात की थी. ओके, तो अभी एक बार हम फटाक से थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिकैप लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. और हमने क्या क्या देखा था पिछले लेक्चर्स में उसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा था एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात किए थे तो उसमें हीट एडिशन करने पे क्या हुआ था, हीट एडिशन करने पे हमारा एंट्रोपी बढ़ रहा था. फिर हीट रिजेक्शन करने पे क्या हुआ था, हमारा एंट्रोपी घट रहा था. और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर ले तो वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसे हम लोगों ने प्रूव किया था पिछले ही लेक्चर में. अब एंट्रोपी चेंज इन अ सिस्टम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें उसके लिए एंट्रोपी चेंज की बात करें तो हमने देखा था एक नया टर्म आ गया था डेल्टा एस जनरेशन, जो कि एक प्रॉपर्टी नहीं होती है और वो डिपेंड करती है इरिवर्सिबिलिटी पे. ठीक है, और हमने देखा था डेल्टा एस जनरेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 0 होता है, डेल्टा एस जनरेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पॉजिटिव होता है. ठीक है, फिर हमने देखा था डिफरेंट केसेस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट एडिशन के केस में क्या होता है, हीट रिजेक्शन के केस में क्या होता है, और इरिवर्सिबिलिटी एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होता है. उसके बाद हमने देखा था एंट्रोपी प्रिंसिपल किसे कहते हैं, और सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. उसके बाद हमने देखा था एंट्रोपी प्रिंसिपल गिव द क्राइटेरिया फॉर द पॉसिबिलिटी, कैसे क्राइटेरिया देती है एंट्रोपी प्रिंसिपल. और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की. तो हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. टेम्परेचर एंट्रोपी, आज का हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की. ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे. पहले तो समझते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मीन्स टीएस डायग्राम. वो यहाँ से हम लोग प्रूव करेंगे एरिया अंडर द टीएस डायग्राम क्या देता है. ठीक है, तो ग्राफ पहले प्लॉट करें टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी की. ऑन द y axis there should be a temperature and on the x axis there should be an entropy. ओके, मान लो हमारा ये एक कर्व है या फिर ये किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि 1 to 2 एक कोई भी प्रोसेस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 to 2 एक कोई भी प्रोसेस है जिसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो डी क्यू डी एस. ठीक है, तो डी एस क्या होता है, डी एस क्या होता है, डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल. डी एस क्या होता है, डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल. ठीक है, अब डी क्यू रिवर्सिबल क्या यहाँ से आया, डी क्यू रिवर्सिबल की अगर बात करें, डी क्यू रिवर्सिबल का वैल्यू क्या यहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ 1 to 2 में, टी डी एस. अगर डी क्यू रिवर्सिबल हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ, टी डी एस. बट हमें 1 to 2 प्रोसेस के लिए डी क्यू रिवर्सिबल निकालना है, तो 1 to 2
डी क्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा, मीन्स डी क्यू का इंटीग्रल क्यू 1 to 2 क्यू 1 से 2 तक रिवर्सेबल इक्वल टू 1 to 2 TDS, 1 to 2 TDS। ठीक है, तो और ये क्या है, इंटीग्रल 1 to 2 TDS मीन्स क्या हुआ, ये टोटल एरिया है, ठीक है, और ये हीट फ्लो है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, अगर डी क्यू एरिया है उसे इंटीग्रल करिए, ये कोई छोटा सा डी क्यू एरिया है हमारे पास, डी क्यू एरिया है, ये कोई छोटा सा डी एस एलिमेंट है, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक अपने को। तो ये यहाँ पे हमने किया है, ये इंटीग्रेशन होके क्या आ गया हमारे पास, हीट 1 to 2 TDS, ठीक है। और TDS क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, TDS है। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस इन TS डायग्राम गिव रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। मतलब अगर इसके नीचे का एरिया को हम लोग जब एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्ट किए तो हमें क्या मिला, क्योंकि ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व, ये तो हमारा इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व है ना, ये क्या दे रहा है हमारे पास, हीट। तो क्या हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ, एरिया अंडर द कर्व अंडर प्रोजेक्टेड when projected on entropy axis in TS diagram gives reversible heat transfer। okay, area under the curve when projected on entropy axis in TS diagram gives reversible heat transfer। अब अगर बात करें, इस पॉइंट को पहले तो नोट डाउन करें, इस पॉइंट को नोट डाउन करें, area under the curve, area under the curve when projected, area under the curve when projected on entropy axis इन TS, ये कौन सा डायग्राम है, इन TS डायग्राम, इन TS डायग्राम gives reversible heat transfer, gives reversible heat transfer। okay, area under the curve when projected on entropy axis in TS diagram gives reversible heat transfer। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक एकदम इजी है। और हम लोग आगे बात करेंगे कार्नोट साइकिल को TS डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कार्नोट साइकिल को TS डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कार्नोट साइकिल को TS डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ
representation of Carnot cycle in TS diagram. ओके, कार्नोट साइकिल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टीएस डायग्राम में। तो सबसे पहले पीवी डायग्राम बनाएंगे हम लोग कार्नोट साइकिल का, और मैं पीछे के लेक्चर्स में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं और कौन से प्रोसेस कार्नोट साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल, देन we will convert this PV diagram into a TS diagram so that we have a little bit concept of how to convert a PV diagram into a TS diagram. Okay, so let's begin. On x-axis we have pressure, on y-axis we have a pressure, on an x-axis we have a volume, and in the Carnot cycle we have already studied that it has 4 processes. The process 1 to 2 is reversible adiabatic compressor, and the process 2 to 3 is reversible isothermal expansion. The process 3 to 4 consists of reversible adiabatic expansion, and the process 4 to 1 consists of reversible isothermal compression. We have discussed these things in our previous lecture. If you haven't seen that, then go to that lecture, and first of all you learn these concepts, basics concepts. So in PV diagram, this is a PV diagram. यहाँ पे 1 to 2 कौन से प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन. 3 से 4 यहाँ पे Q इनपुट. 2 से 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, Q इनपुट हो रहा है, और 4 से 1 प्रोसेस में क्या हो रहा है, Q आउटपुट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से फटाक से प्रोसेसेस के नाम लिख दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा. 1 to 2 क्या है, कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस. 1 to 2 is reversible. 1 to 2 is reversible adiabatic compression. रिवर्सेबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, जिसे कि हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी कहते हैं. आइसेंट्रोपिक compression. And the process 2 to 3 is reversible isothermal expansion. जिसे कि हीट एडिशन, जिसे कि एक हीट एडिशन भी कहा जाता है. एंड द प्रोसेस 3 to 4 is reversible adiabatic expansion. Reversible adiabatic expansion, जिसे कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी कहा जाता है. ठीक है, एंड द प्रोसेस 4 to 1 is reversible isothermal compression. और ये सभी प्रोसेसेस का ग्राफ्स और स्लोप हमने देखा था पिछले वीडियोस में, और पीछे के वीडियोस में हमने, स्टार्टिंग के वीडियोस में भी हर एक प्रोसेस का ग्राफ्स कैसे बनता है और हर एक प्रोसेस का
स्लोप क्या होता है और उसका कर्व कैसा बनने वाला है वो हमने देख रखा है पीछे के वीडियोस में। तो अब इस कर्व को पीवी डायग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, टीएस डायग्राम में। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, टेम्परेचर एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, एंट्रोपी। तो पहला कौन सा प्रोसेस है, 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, मतलब क्या हुआ इसके, एंट्रोपी कैसा है, 1 to 2 प्रोसेस में सेम है। अगर एंट्रोपी सेम है मीन्स क्या हुआ, लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 to 2 प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास, 1 to 2 प्रोसेस कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब 2 to 3 प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांसन। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांसन है। ठीक है, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कैसा लाइन होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 2 और 3 का। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर बात करें 3 और 4 की, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन की, तो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन, एडियाबैटिक है तो कैसा लाइन होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस 3 to 4, और 4 to 1 कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। फिर से कैसा हो जाएगा ये कॉम्प्रेशन, 4 to 1। ठीक है, तो प्रोसेस 2 to 3 को कैसे क्या कहते हैं, हीट एडेड। प्रोसेस 4 to 1 को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, हीट रिजेक्शन, QR। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, DS, चेंज इन एंट्रोपी। तो हमने पीवी डायग्राम को कैसे कन्वर्ट किया टीएस डायग्राम में, यहाँ तक सबको समझ में आ रखा होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इफिशियंसी की अगर बात करें, इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल, तो यहाँ पे क्यू इनपुट क्या होता है, हमने देखा था हीट एरिया अंडर द कर्व हमें हीट देता है, हीट ट्रांसफर। तो क्यू इनपुट की अगर बात करें तो क्यू इनपुट क्या होगा, यहाँ से अगर हीट इनपुट होता है तो टी एच हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर है, तो टी एच डी एस। ठीक है, हायर टी एच इंटू डी एस क्यू इनपुट आएगा कि इसका एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से जो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा, हायर टेम्परेचर इंटू डी एस, टी एच इंटू डी एस। ठीक है, और क्यू रिजेक्टेड क्या होगा, क्यू रिजेक्टेड टी एल, ये अच्छा चलो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, इसको ऊपर करो, इसको टी एच लिखते हैं अपन, इसको टी एल से डिनोट करते हैं। तो अब अच्छे से समझ में आ सकता है, क्यू आर क्या हो जाएगा अपने पास, टी एल इंटू डी एस, टी एल इंटू डी एस। क्यू आर क्या हो जाएगा अपने पास, टी एल इंटू डी एस। ठीक है, तो इफिशियंसी की अगर बात करें तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा हमारे पास, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस क्यू आर बाय क्यू इन। ओके,
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू आर को अगर हम लोग रिप्लेस कर दें टी एल डी एस से, 1 माइनस टी एल डी एस अपॉन टी एच, और क्यू इन को किससे रिप्लेस करना है, टी एच डी एस से, टी एच डी एस। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या आ गया, 1 माइनस टी एल बाई टी एच। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या आ गया, 1 माइनस टी एल डी एच। तो इसे अंडरलाइन करें और बॉक्स में डालें और दिमाग में बिठा लें। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होता है, 1 माइनस टी सी बाई टी एच। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। यहाँ तक कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें। इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ छोटी छोटी पॉइंट है, उस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे जो कि इसे समझने में और आसानी बनाएगा और इजी बनाएगा। स्टार मार्क डाल के लिखेंगे एरिया ऑफ द साइकिल, एरिया ऑफ द साइकिल इन पीवी डायग्राम, area of the cycle in PV diagram gives net work transfer। ये हमें पता था एरिया ऑफ द साइकिल इन द पीवी डायग्राम। यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप कोरिलेट कर पाओ। जितना कोरिलेट करके स्टडी करेंगे उतना याद रखने में इजी होता है और उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ साइकिल इन अ पीवी डायग्राम गिव्स द नेट वर्क ट्रांसफर, ये हमने देखा था। अभी हमने नया क्या देखा, एरिया ऑफ अ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल इन टीएस डायग्राम, in TS diagram gives net heat transfer। ठीक है, नेट हीट ट्रांसफर को अंडरलाइन करेंगे एंड according to first law both are same। ठीक है, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर क्या है, फर्स्ट लॉ के अगर साइकिल के लिए बात करें तो सेम होता है। ओके, ये सब हमने फर्स्ट लॉ में देख लिया था। अभी नया सिर्फ क्या देखा, एरिया ऑफ द साइकिल इन अ टीएस डायग्राम गिव्स नेट हीट ट्रांसफर। अब आगे बात करें, सब हेडिंग डालिए। जब हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है, तो कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा जाएगा बट अच्छे से
कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूले जो कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज में आएंगे वो यहाँ से निकल के आएगा. सो बी कॉन्सेंट्रेट एंड बी अटेंटिव. So note down the subheading: combined first and second law of thermodynamics. Combined first and second law of thermodynamics. Combined first and second law of thermodynamics. First law. फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें? DQ क्या है? फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था जब हम लोग, अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या बात करें? फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, सेकेंड लॉ में जो, फर्स्ट लॉ में जो पढ़ा था, सेकेंड लॉ में जो पढ़ा था, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ नया रिजल्ट आएगा हमारे पास. उस न्यू रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है, आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व्स में काफ़ी मदद करेगी. सो फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े थे हम लोग? DQ इक्वल टू DU प्लस DW. DQ क्या होता है? DU प्लस DW. Valid for reversible as well as irreversible process. Valid for reversible as well as irreversible process. As well as irreversible process. Okay. और DQ क्या होता है? DQ इक्वल टू DU प्लस PdV. ये PdV सिर्फ हम लोग कब यूज कर सकते हैं? जब हमारा प्रोसेस रिवर्सेबल हो. ये किसके लिए वैलिड होगा? वैलिड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस ओनली. ओके, ये किसके लिए वैलिड होगा? वैलिड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस ओनली. ठीक है. अब सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा? फ्रॉम सेकेंड लॉ से हमने क्या देखा? DQ क्या होता है? किसके बराबर? TdS के बराबर. DQ क्या होता है? किसके बराबर? TdS के बराबर. वैलिड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस ओनली. DQ क्या होता है? TdS के बराबर. वैलिड फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस ओनली. ये हमने देखा है सेकेंड लॉ से. तो DQ को अगर हम लोग फर्स्ट लॉ में TdS से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा? TdS इक्वल टू DU प्लस PdV. हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा? TdS इक्वल टू DU प्लस PdV. ठीक है. ये किसके लिए वैलिड होगा? ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के लिए. ये किसके लिए वैलिड होगा? वैलिड फॉर रिवर्सेबल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक हो जाता है. वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल. ठीक है. और हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो डैट
एच क्या होता है, ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ रखा है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एच इजकल टू यू प्लस पी वी, ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो डी एच क्या हो जाएगा यहाँ से, डी एच इजकल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू प्लस पी डी वी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी क्यू। ओके, डी यू प्लस पी डी वी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया। तो डी क्यू क्या आ गया यहाँ से, डी क्यू क्या आ गया, डी एच माइनस वी डी पी, डी एच माइनस वी डी पी। डी क्यू हमारे पास क्या आ गया, डी एच माइनस वी डी पी। और डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। टी डी एस क्या आ गया, डी एच माइनस वी डी पी। टी डी एस हमारे पास क्या आ गया, डी एच माइनस वी डी पी। ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल, वैलिड फॉर रिवर्सेबल as well as irreversible, valid for reversible as well as irreversible। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और तो ये दो इक्वेशन जो हमारे पास ऑब्टेन्ड हुआ, टी डी एस इजकल टू डी यू प्लस पी डी बी एंड टी डी एस इजकल टू डी एच माइनस वी डी पी, इन दोनों इक्वेशन को आगे के लिए गांठ बांध के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन पूरा का पूरा करवाया। और नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए, स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन टीएस डायग्राम। स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन टीएस डायग्राम। स्लोप ऑफ, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पिछले वीडियो सेकेंड लॉ की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे वो भूले नहीं हम लोग, और उस पर न्यूमेरिकल्स बचे भी हुए हैं, क्योंकि इतने कम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से काम तो चलेगा नहीं। मैं जितना यहाँ पे कोशिश करूँगा जितना पॉसिबल हो न्यूमेरिकल्स साथ में कवर करते जाऊँ। और इसके मेरे अलावा आप लोगों को खुद से गेट प्रीवियस ईयर 30 ईयर वाला लगाना है। उसके बाद अगर और भी कोई स्टैंडर्ड बुक या फिर हमारे कोचिंग की बुक मिले तो उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं। जहाँ भी किसी को जिसको भी डाउट आए उसे मेरे पास लाना है। थर्मोडायनेमिक्स में किसी को भी कहीं भी डाउट आए तो उसे मेरे पास लेके आना है, ठीक है। बट जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कितने वेरिएंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गेट में। और गेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके क्वेश्चन पूछने के तरीके, जैसे कि इस बार शायद आईआईटी मुंबई लेने वाला है ना, तो आईआईटी मुंबई का पिछले कौन से ईयर्स में क्वेश्चंस निकाल पेपर सेट किया, वो किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, किस में से ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करता है, बनाता है। तो क्वेश्चन एक पूछने का पैटर्न हमें मीन्स पता होना चाहिए। गेट में मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ये सब, क्योंकि 50 to 60 क्वेश्चन रिपीटेटिव रहते हैं। जैसा पिछले साल आया सेम टू सेम, बस उसी बेस पे, उसी से कंसेप्ट पे थोड़ा सा आगे पीछे पूछा जाएगा, बट घूम फिर के उतना ही रहेगा बात, ठीक है। तो
क्लियर तो आप लोग इतना ही में कर लोगे। अच्छे मार्क्स लाने के लिए बस लेक्चर देखते रहना है और सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, और क्वेश्चन लगाइए जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो। ठीक है, 30 ईयर को तो मतलब रगड़ दो 2-3 बार। और टेस्ट सीरीज देना चालू अब करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है। अगर अभी से भी टेस्ट सीरीज अगर नहीं दे रहे हैं तो लेट हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाता है ना, अपने पास टेस्ट सीरीज जो रहता है ना, टेस्ट सीरीज देने के लिए लास्ट में ये बच्चे करते क्या है ना, एक्चुअली टेस्ट सीरीज अब क्या होता है जनरली में बच्चों का क्या होता है, नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद वो क्या सोचते हैं 1 महीना जम के सिर्फ टेस्ट लगाएंगे और जाके एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो भैया उस 1 महीने में आपको टेस्ट भी लगाना है, उस टेस्ट का क्वेश्चन को एनालाइज भी करना है, उस टेस्ट के क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है, और साथ में अपने क्लास नोट्स को भी रिवाइज प्रॉपर करना है। तो ये सारा चीज़। और एक बात और, जब आप कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें एक ग्रेडिंग दें कि किस क्वेश्चन को हमें रिवाइज करना है आगे। ठीक है, किस क्वेश्चन को हमें आगे रिवाइज करना है और किस क्वेश्चंस को हमें मीन्स कौन सा क्वेश्चन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में बन गया, किस क्वेश्चन को हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ी, और किस क्वेश्चन हमसे बना ही नहीं, सर वगैरह या फिर किसी फ्रेंड से हमने हेल्प लिया या फिर सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया। तो उस टाइप्स के क्वेश्चन को दिसंबर या फिर जनवरी में आपको रिवीजन करना रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना आप फिर से 30 ईयर लगाना जनवरी में चालू कर दो, ये तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन को कैटेगराइज करो, किस क्वेश्चन को हमें एग्जाम से पहले देखना है, एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि थ्योरी आपको दिमाग रहे नहीं रहे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो आपको आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखो, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बाकी जो भी होगा सब साथ मिलके अच्छे नंबर लेके आना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक में, स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। स्लोप ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। Slope of various process on TS diagram। ठीक है, जैसे कि हमने स्लोप एक बार फर्स्ट लॉ जब हम लोग डील कर रहे थे तो अलग अलग प्रोसेसेस थे, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, तो उसमें हमने डायग्राम के द्वारा स्लोप्स देखा था। उसी प्रकार यहाँ पे भी टीएस डायग्राम, वहाँ पे हमने पीवी डायग्राम पे देखा था स्लोप्स, और यहाँ पे हम टीएस डायग्राम की बात कर रहे हैं। टीएस डायग्राम में डिफरेंट प्रोसेसेस की स्लोप्स क्या होंगे। तो फर्स्ट प्रोसेसेस डालेंगे, फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे ड्रॉ करेंगे टीएस डायग्राम पे, इसे ड्रॉ करेंगे टीएस डायग्राम पे। ठीक है, तो आइसोथर्मल में कैसा होता है हमारा टीएस डायग्राम में, डायग्राम टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब इसका स्लोप क्या होगा, देखने से ही समझ में आ रहा है स्लोप क्या है। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि स्लोप हम लोग हमेशा एंगल मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, तो थीटा यहाँ पे 0 आ गया, तो स्लोप इक्वल टू
स्लोप को और हम लोग क्या कहते हैं, टेन थीटा। स्लोप थीटा 0 है तो टेन थीटा भी 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रोसेस, सेकेंड वन क्या, कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। टीएस डायग्राम की बात करें हम, टीएस डायग्राम की, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग कैसे बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स क्या हुआ, इंट्रोपी सेम है। इंट्रोपी सेम कब होगा, जब इंट्रोपी एक्सिस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या, थीटा कितना है, 90 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी। स्लोप क्या है, इन्फिनिटी। अब बात करें तीसरे प्रोसेस की, थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसका पहले तो कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम पे। कुछ इस प्रकार आता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का, v इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसका स्लोप अगर मेजर करें, टीएस डायग्राम, अगर हम लोग इसका स्लोप मेजर करें तो हम लोग क्या जानते हैं, टी डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो पी डी वी क्या, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और आइडियल गैस के से हम लोग क्या देखे थे, फ्रॉम आइडियल गैस से हम लोग क्या देखे थे, टीडीएस किसके बराबर होता है, सीवी डी। ठीक है, तो यहाँ से ds बाई dt बाई ds क्या आ गया हमारे पास, t अपॉन cv। तो dt बाई ds ही तो स्लोप है ना, टेन थीटा क्या होता है, y बाई एक्स। तो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप t अपॉन cv होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप t अपॉन cv होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हम लोग अगर बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आगे हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करेंगे। Next is constant pressure process. फोर्थ वन कैसा प्रोसेस हमारे पास है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की अगर बात करें तो टीएस, अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑलमोस्ट दिखने में सेम ही होता है टीएस डायग्राम पे, बट स्लोप दोनों का अलग अलग होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, TDS इक्वल टू, अब इसका स्लोप क्या होता है,
तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ हमने क्या देखा था, ये अभी सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं, अभी से हमने पीछे जो डेरिवेशन किया था वहाँ से क्या दिया, टी डी एस इजकल टू डी एच माइनस वी डी पी, टी डी एस इजकल टू डी एच माइनस वी डी पी। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और डी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी डी टी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन डी एच इजकल टू सी पी डी टी। तो जैसे कि पीछे से ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हमने डिराइव किया था, सेम टू सेम वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डी टी बाई डी एस जो कि स्लोप होता है वो क्या आ जाएगा, टी अपॉन सी पी, ओके, टी अपॉन सी पी। अब हमारे पास दो स्लोप है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। तो दोनों स्लोप का अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कौन सा स्लोप ज़्यादा होता है और किसका ग्राफ ऊपर और किसका ग्राफ नीचे रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप अवेलेबल है जो कि डी टी बाई डी एस इजकल टू टी अपॉन सी वी, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप है जो कि डी टी बाई डी एस इक्वल टू टी अपॉन सी पी अवेलेबल है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलता है, तो हमें ये मालूम है पिछले इस लेक्चर से, जो सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी बी, सी पी इज ग्रेटर देन सी बी। कैसे होता है ये जानने के लिए कृपया पीछे के लेक्चर्स को दोबारा रिवाइज करें, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे के लेक्चर्स को एक बार जाके देखें। सी पी इज ग्रेटर देन सी वी, अगर सी पी ग्रेटर देन है सी वी से तो क्या है दोनों में रिलेशन, खुद बताओ। स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इन टी एस डायग्राम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इन slope of constant volume in TS diagram is greater than slope of constant pressure in TS diagram, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों डायग्राम को अगर हमें कॉमन ग्राफ पे शो करें, अगर इन दोनों डायग्राम को अगर हम कॉमन ग्राफ पे शो करें तो टी एस कॉमन ग्राफ पे शो करें तो किसका स्लोप ज़्यादा था, ये किसका ग्राफ होगा और ये किसका ग्राफ होगा। ये काफ़ी टाइम से एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया जाएगा, यहाँ पे नंबर 2 डाल दिया जाएगा, और मैच द फॉलोइंग में ये नंबर 1 किसका ग्राफ है, नंबर 2 किसका ग्राफ है। तो ये ऊपर किसका ग्राफ होगा, वॉल्यूम का, क्योंकि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये किसका ग्राफ होगा, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। और नीचे वाला किसका ग्राफ होगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। नीचे वाला कर्व किसका होगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, और ऊपर वाला कर्व किसका होगा, वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट का। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को सारा चीज़ क्लियर, एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात कर लिए, दोनों का कंपेयर कर लिए, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ तक समझ में आ गया तो एक लास्ट नोट पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं
और आगे का एंट्रोपी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करके कंप्लीट करेंगे अपन। यस तो यहाँ पे एक देखेंगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल को पहले तो नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट नोट डाउन करिए और खुद समझ में आ जाएगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अ प्रोसेस इज ओनली possible in the direction of increase of entropy of universe. प्रोसेस पॉसिबल कहाँ पे है? प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। जिधर यूनिवर्स में जिधर भी एंट्रोपी बढ़ता है तो एक प्रोसेस उस डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में डालें और उसका वेट करें जब तक मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। रिप्लाई ज़रूर आएगा। चलिए अभी हम लोग कुछ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो नोट डाउन करिए क्वेश्चंस। एन इन्वर्टर an inventor claims to have designed a heat engine which absorbs 1 kilojoule of energy as a heat at 727 degrees C and delivers 0.6 kilojoule of work when the ambient temperature is 27 degrees C. Would you agree with this claim? Would you agree with this claim? ओके, तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है, फिर गिवेंस नोट डाउन करना है, फिर उसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बता रहा है? एक इन्वेंटर है जो कि एक क्या क्लेम किया हमें? एक इन्वेंटर है जो कि क्लेम क्या किया? टू हैव डिजाइंड अ हीट इंजन। उसने एक हीट इंजन बनाया है। वो हीट इंजन क्या है? एब्जॉर्ब 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी कर रहा है एट अ कितना के टेम्परेचर पे? 727 डिग्री सेल्सियस पे, एंड डिलीवर्स 0 kg ऑफ वर्क। और वर्क कितना आउटपुट दे रहा है? 0.6, उसमें से वर्क वो दे रहा है।
व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज, और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 डिग्री सी। तो क्या ये संभव है ऐसा? इस टाइप्स का हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वुड यू एग्री विद दिस क्लेम, मीन्स क्या इस टाइप्स का इंजन बनना पॉसिबल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये पॉसिबल है या नहीं है मीन्स क्या हुआ? अच्छा, तो ये कैसे देखें? तो हम ये जानते हैं कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकता किसी भी इंजन का। ठीक है, अगर कार्नोट साइकिल के इंजन से एफिशिएंसी से अगर हमारा जो इंजन है उसका एफिशिएंसी कम रहे तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिट पे ध्यान देंगे और यूनिट कन्वर्जन करके रख लेंगे अपने पास। तो यूनिट क्या दे रखा है T1 का, टी लोअर का क्या दे रखा है यूनिट 27 डिग्री, टी लोअर क्या दे रखा है 27 डिग्री, और इसमें यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे क्योंकि डिग्री सेल्सियस में है और हम हमेशा किस में लेते हैं, डिग्री केल्विन में। ओके, 27 प्लस 273 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। अब टी हायर की बात करें तो ये क्या है 727 प्लस 273 जो कि आ जाएगा कुछ तो 1000 केल्विन के आसपास। ठीक है, अब एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हमने देखा था, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट का फार्मूला, उस फार्मूला को रिमाइंड करें, रिकॉल करें, और यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर हमारा जो एक्चुअल इंजन है उसका एफिशिएंसी निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस TL अपॉन TH, 1 माइनस TL अपॉन TH जो कि किसके बराबर है 1 माइनस 300 अपॉन 1000, ये किसके बराबर है 0.7। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आउटपुट आएगा। अब हमारा एक्चुअल जो हमने इंजन बनाया उसका एफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, W नेट अपॉन Q सप्लाइड। ये हमने पर रखा है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैसे निकालते हैं, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ये भी पर रखा था पहले ही। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है W नेट अपॉन Q सप्लाइड, ये क्या होता है 0.6 अपॉन 1, ये किसके बराबर हो जाएगा 0.6 के बराबर। ठीक है, तो अब हम अगर दोनों, एक तो कार्नोट इंजन है हमारे पास और एक हमारा खुद का इंजन है, दोनों को कंपेयर करें तो हमारा खुद का इंजन का एफिशिएंसी कम है। इससे हमें क्या समझ में आया, एफिशिएंसी, एक्चुअल एफिशिएंसी जो है सो कम है किसके, कार्नोट के एफिशिएंसी से। एक्चुअल एफिशिएंसी जो है सो कम है किससे, कार्नोट के एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये कैसा है साइकिल है, इट इज अ पॉसिबल साइकिल, देयरफॉर इट इज पॉसिबल साइकिल। ये कैसा साइकिल है, इट इज पॉसिबल साइकिल। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन करिए क्वेश्चन। जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, एक कंसेप्ट क्लास में पढ़ा था, सेकेंड लॉ, जब हम लोग डील कर रहे थे। अच्छा, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को आगे पढ़ते जाओ और पीछे भूलना नहीं है, इसलिए मैं बीच बीच में
और सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल हमारा बचा भी हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। 2 कार्नोट हीट इंजन please note down two Carnot heat engine, 2 Carnot heat engine are operating in series. Okay. In series such that the heat sink of the first of the engine serves as the हीट सोर्स। जो हमने पढ़ रखा है कंबाइंड इंजन की, उसकी ये बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। सर्व्ड एज द हीट सोर्स ऑफ द second one okay. So if the source temperature of the first engine is Kelvin and the sink temperature of the second engine is 300 Kelvin and thermal efficiencies of both engines are the same. The temperature of the intermediate reservoir is, हमारा क्वेश्चन क्या है? The temperature of intermediate reservoir is, तो ऑप्शन ए डालिए 950 केल्विन, ऑप्शन बी डालिए 693 केल्विन, ऑप्शन सी डालिए 860 केल्विन एंड ऑप्शन डी डालिए 473 केल्विन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस पे हम लोग दो टाइप्स के कंसेप्ट देखे थे। एक तो पहला कंसेप्ट क्या था, रिकॉल करिए, जो नेट एफिशिएंसी जब टेम्परेचर जब हमारा नेट वर्क डन और दोनों इंजन का वर्क डन आउटपुट हो और टेम्परेचर जब हमारा
दोनों सिस्टम का एफिशिएंसी सेम हो। तो दोनों के केस में अलग अलग कुछ तो टेम्परेचर आया था, एक में T1 प्लस T2/2 आया था, दूसरे में अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T1 T2 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन पूछ रहा है और क्या क्वेश्चन कर रहा है पहले तो समझते हैं। 2 कार्नोट हीट इंजन आर ऑपरेटिंग इन अ सीरीज, 2 कार्नोट हीट इंजन को हम लोग पहले तो सीरीज में ऑपरेट कर रहे हैं, सच दैट द हीट सिंक ऑफ द फर्स्ट ऑफ द इंजन सर्व एट द हीट सोर्स ऑफ द सेकेंड इंजन। मतलब सिंक पहले इंजन का जो सिंक है वो दूसरे जो सिंक को ही है वो दूसरे इंजन का सोर्स की तरह काम कर रहा है। इफ द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन इज 1600 केल्विन, सोर्स टेम्परेचर में पहले इंजन का दे रखा है, एंड द सिंक टेम्परेचर भी दूसरे इंजन का दे रखा है, तो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बोथ इंजन आर सेम, वो दोनों इंजन का थर्मल इक्वेंसी भी सेम है। द टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिजर्वॉयर पूछ रहा है क्या है। तो इसके पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे डायग्राम बनाएंगे आप समझ में आ जाएगा। ये हमारा T1 है जो कि कितना दे रखा है 1600 केल्विन के बराबर। ये हमारा Q1 है जो कि वर्क है, W1 है, ये कितना दे रखा है Q1 माइनस Q, ये होता है, ये हमारा टेम्परेचर है, और यही हमारा दूसरे इंजन का इनपुट की तरह काम कर रहा है एज पर क्वेश्चन, और हमने पढ़ाई भी किया था। और W2 क्या है Q माइनस Q2, W2 क्या है Q माइनस Q2। ठीक है, तो Q2 क्या आ जाएगा हमारे पास, Q2 क्या है T2 इक्वल टू 300 केल्विन, T2 इक्वल टू 300 केल्विन, T2 क्या है 300 केल्विन, W2 क्या है Q माइनस Q2, W1 क्या है Q माइनस Q। अब हमें अगर एफिशिएंसी सेम करना है, एफिशिएंसी ऑफ 1 इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 2 की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ 1 इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 2 की बात करें, तो देयरफॉर 1 माइनस T बाय T1 एफिशिएंसी ऑफ 1 इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 2। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं पहले ही, और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इस डेरिवेशन का डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए जो कि T इक्वल टू T1 T2। ये रिजल्ट मैं अंडरलाइन करवा चुका था पहले, और इसी टाइप का गेट में एकदम क्वेश्चन, अगर आपको रिजल्ट और फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा, वरना डिराइव करते रहिए और याद करते रहिए क्वेश्चंस फॉर्मूलेस। तो हमारा टेम्परेचर क्या आ जाता है, अगर इफिशियंसी सेम है तो अंडर रूट ऑफ T1 और T2 के बराबर आ जाता है हमारा टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर किसके बराबर आ जाता है, अंडर रूट ऑफ T1 और T2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो T1 और T2 हमें दिया हुआ है। T1 क्या दे रखा है अपने को 1600 केल्विन, T1 यहाँ से क्या दे रखा है 1600 केल्विन, और T2 भी हमें दे रखा है, सेकेंड इंजन का सिंक का टेम्परेचर भी हमें यहाँ से दे रखा है 300 केल्विन। तो T1 इक्वल टू क्या दे रखा है 1600 केल्विन, T2 क्या दे रखा है 300 केल्विन। तो T हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1600 इंटू 300। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाता 692.82 केल्विन। इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा अपने पास 692.82 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल भी क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास इसका बी। इस क्वेश्चन में हमने एक और कंसेप्ट देखा था जो कि क्या हमारे पास होगा जब हमारे पास सेम वर्क, जब हमारे पास रिकॉल कीजिए जब हमने क्या देखा था, जब हमारे पास वर्क डन सेम हो तो क्या केस बनेगा। जब हमारे पास वर्क डन सेम हो तो कौन सा केस बनेगा।
ठीक है। तो जब हमारे पास वर्क डन सेम हो तो मैंने बताया था फाइनल इस टाइप्स के क्वेश्चन में आप जो फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई हुआ टी इजकल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2, इस टाइप्स के फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और इन अगले वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग क्या बात करेंगे उसका मैं हेडिंग डाल देता हूँ, जो कि आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के आए तो और अच्छे से समझ में आएगा। सब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, मैं इसको कवर करने वाला हूँ। और साथ में एंट्रोपी का न्यूमेरिकल जो भी है कवर करने वाला हूँ, और कुछ गेट्स क्वेश्चन अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा और धीरे धीरे हमारा कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो के सब हेडिंग के बारे में लिख लें, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ के रखना है और देखना है नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि केस 1 हो गया, अलग अलग केसेस होते हैं इसमें, जैसे कि केस 1 हो गया मीन्स टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास तो क्या होगा, या फिर केस 2 हो गया टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन है, या फिर प्रेशर एंड कांस्टेंट है, या फिर एंट्रोपी चेंजेज ऑफ रिजर्वॉयर है। तो उस केसेस में हम लोग कैसे टेम्परेचर निकालते हैं। तो इस वीडियो में आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जो स्लोप्स ऑफ वेरियस प्रोसेसेस क्या होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए। एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या देखा। ठीक है, हमने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम से क्या देखा, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, टेम्परेचर अगर टीएस डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व ऑन एंट्रोपी एक्सिस हमें क्या देता है, तो वो हमें हीट ट्रांसफ़र देता है, रिवर्सेबल हीट ट्रांसफ़र की बात करता है। और हमने इसके बाद देखा था कार्नोट साइकिल को हम लोग टेम्परेचर एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्नोट साइकिल को हम लोग टेम्परेचर एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी के बारे में हम लोग बात किए थे, जो कि कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी क्या आया था हमारे पास, 1 - TL/TH। कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी हमारे पास क्या आया था, 1 - TL/TH। और नेक्स्ट हम लोग बात किए थे, अगर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की को कंबाइन कर दिया जाए तो दो हमारे पास इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था। कौन सा, TdS = du + PdV और TdS = dH - VdP। TdS = du + PdV एंड TdS = dH - VdP। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए थे, और ये दोनों किसके लिए वैलिड है, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल दोनों के लिए वैलिड थे। इसके बाद हमने देखा था अलग अलग स्लोप्स भी हमने देखा था, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है स्लोप, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप 0 कैसे होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप इन्फिनिटी कैसे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की बात करें तो स्लोप और T/Cv कैसे होता है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की स्लोप T/Cp कैसे होता है। Cv > Cv तो हमने पीछे के लेक्चर्स में कवर कर रखे थे, Cp > Cv कैसे होता है, उससे हमने प्रूव किया स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इन टीएस डायग्राम कैसे ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इन टीएस डायग्राम के। और हमने ये भी देखा था अगर एक प्रोसेस जो भी है सो किस डायरेक्शन में फिजिबल होगा, इंक्रीज करेगा, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा कोई भी प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, जब जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज करता है यूनिवर्स का। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में
इतना ही कवर करते हैं हम लोग इस और साथ में हमने 2 न्यूमेरिकल कवर किए हमारे पीछे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें।